बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त किस की हुकूमत है? मेरा ख्याल है कोई भी अंधा गूंगा बहरा ऐसा नहीं है जिसको ये पता ना हो। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक कन्वेंशन से खताब किया। उस खताब के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा, कुछ आम उसका हिस्सा कल सामने आ गया था, लेकिन आज उस खताब की जब वीडियो सामने आई तो वो बड़ा पुरजोश खताब था। उसके अंदर बहुत सारी चीजों का अहाता किया गया था, और जिस लहजे में आर्मी चीफ मुखातब है उससे चूंकि बहुत सारा जो माइंड है वो क्लियर होता है। और इस वीडियो के आने के बाद अब सोशल मीडिया पर क्या एक नया तूफान आया है, ये मैं आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा। गुज़श्ता रोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक इजलास हुआ। वहां पर एक वापडा महकमे के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वो आए। उनसे एक रुकने असेंबली जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, सनाउल्लाह मस्तीखेल, उन्होंने दो सवाल किए। उन्होंने उन दो सवालात के वहां पे जवाब भी दिए। थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, हल्की फुल्की झड़प हुई, और फिर सफेद डाले मुतहरक हुए, और फिर इजलास आज का रोक दिया गया, और जुनेद अकबर वो भी इस सारे मामले के अंदर कूदे हैं। हालांकि उस इजलास के आखिर में बगैर एक अच्छा माहौल नजर आ रहा था। कल से आज तक ये क्या डेवलपमेंट हुई है, ये बड़ी आम स्टोरी है, मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त दरअसल अ, एक ताकतवर और एक महकूम, इसकी आपस के अंदर चपकलश है। अब ताकतवर जो है उसका पता भी हो कि ये गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या ये जो एक बेरब्त किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, एक एवं ही अपना एक जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इस मुल्क के अंदर कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, सवाल बड़े जेन्युइन है, और ये अमूमन किए जाते हैं कि भाई हर महकमे के अंदर एक मखसूस इदारे के रिटायर्ड लोगों को क्यों तैनात किया जाता है? कुछ हादर सर्विस को भी तैनात किया जाता है। एक तरफ नौजवान बेरोजगार हैं, एक तरफ लोगों को यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, फिर हर इदारा उसको कंट्रोल करना जरूरी क्यों है भाई वो एक इदारे की तरफ से? अब ये सवाल सारे जो है असूली तौर पर इस पर डायलॉग होना चाहिए। और कोई बाकी भाई भारत में कैसे चल रहा है, बर्तानिया में कैसे सिस्टम चलता है, अमेरिका में कैसे चलता है, जितने जमहूरी ममालिक हैं यूरोपी, क्या वहां पर भी ऐसे होता है? चूंकि हम पार्लिमानी जमहूरी एक मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना तो ये सवाल किए जाते हैं, पहले भी ये काम होते थे। यानी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे फौजी इदारे, उनके रिटायर्ड लोगों को मुलाजमत के अंदर रखा जाता था। लेकिन वो इतना खुल के सामने नहीं होता था मामला, बल्कि थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होती थी कि भाई ये लोग तनकीद करते हैं, ये बात करते हैं। लेकिन जब से मौजूदा ये रजीम आई है, 2024 का इलेक्शन बल्कि पहले ही, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ, और उसके बाद फिर तो अब ऐसे लगता है कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, कि जो मर्जी है कहते रहें, जो भी बात करे वो शैतानी मीडिया हो जाए, उसके लिए कोई इस तरह के अलकाबात। लेकिन दलील और मंतक के साथ इस वक्त जरूरत है कि भाई आप दलील और मंतक के साथ बात करें। अगर किसी महकमे में किसी का जाना जरूरी है तो आप कन्विंस करें। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा तासर बदकिस्मती से डेवलप हो रहा है कि जैसे एक मखसूस इदारा वो पूरे पाकिस्तान के इदारों पर होल्ड कर रहा है, पूरे पाकिस्तान की जमीनों पे होल्ड कर रहा है, पूरे पाकिस्तान की आइन के ऊपर जो है वो यानी कर रहा है, अदलिया के ऊपर हावी है, ब्यूरोक्रेसी जो सिविल है उसको अपने नरगे में ले ली है। और ये सारी चीजें जब डेवलप होती हैं तो ये कोई अच्छा तासर बिल्ड नहीं होता। अब कल जो है दो सवाल किए गए, जो रिपोर्ट हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। एक तो सनाउल्लाह मस्तीखेल एक बड़े दबंग एमएनए हैं, उनका जो ताल्लुक है वो भक्कर से है। उन्होंने एक तो सवाल किया कि जनाब ये जो आपकी तैनाती हुई है ये किस रूल के तहत हुई है? क्या सारे काबिलियत और लियाकत यानी आपके महकमे के अंदर ही होती है? इस तरह की बातचीत जो है वो वहां पे इस पे जो है वो सवाल किया गया। एक तो
दूसरा सवाल ये किया गया कि ये जो दासू जो यहाँ पे एक पूरा जो डैम है, ये मंसूबा 4 या 6 अरब का मंसूबा था। तो जनाब तशरीफ लाए हैं तो ये यानी यहां से 34-36 अरब रुपए पे पहुंच गया है। तो ये कैसे पहुंच गया है? ये दो सवालात थे वहां पे, उन्होंने उसके जवाबात भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसको आप फौज के साथ नत्थी न किया करें सारे मामले को। मैं 45 साल की मेरी काबिलियत है, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल वो पूरी की गई है। मैं मेरिट के ऊपर जो है वापडा का चेयरमैन हुआ हूं। तो फिर सवाल किया गया, जी आप ने बहुत कुर्बानियां दी होंगी, लेकिन आपसे पहले भी एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट थे, उनसे पहले भी एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट थे। तो ये हम तो इसलिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने वहां पे बाद में वीडियो आई कि वो जैसे मामला रफा दफा हो गया और हल्की फुल्की झड़प थी, सवाल हुए इजलास में, गपशप हुई। लेकिन अब जो है वो आज इजलास से पहले उन्होंने बताया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, और कार्रवाई रुकी है कि भाई हम इजलास नहीं कर रहे जो आज होना था। उसकी वजह यह है, इसके चेयरमैन है जुनैद अकबर और मेंबर है सनाउल्लाह मस्तिखेल और दीगर मेंबरान। तो ये रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं सजाद गनी, वो कहते हैं कि उनकी बारे में मैंने सवाल किया था और ये भी पूछा कि दासू प्रोजेक्ट 6 बजाय 36 अरब में क्यों बना। उन्होंने इल्जाम लगाया, यानी ये जो मस्तिखेल है, कि गुज़श्ता रात मेरे और रिश्तेदारों के घरों के बिजली के मीटर काट दिए गए। यानी ये मैंने एक रिटायर्ड जर्नैल से जो सवाल किए हैं ना, वो कहते हैं इसकी पादाश में वो काटे हैं। सफेद डाले वालों ने ना सिर्फ मीटर काटे बल्कि इमारतें गिराने की धमकियां भी दी गई। आज मामला पीएससी के सामने लाया, पूरी कमेटी ने इस मामले को मजम्मत की है। इस तरह पार्लियामेंट की कमेटी काम नहीं कर सकती। मुझे वापडा की जानब से इससे पहले किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला, सारे बिल हम दे रहे हैं। दासू डैम का मामला नैब को भिजवाया है, तो क्या ये मेरा जुर्म है? ये इकदामात मेरे नहीं बल्कि पूरी कमेटी पर हमला किया गया। खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। और ये सारा उन्होंने बातचीत की है और जनरल गुल, पूरी कमेटी ने इस मामले की मजम्मत की है और फेस्को से बराह रास्त कोई लिंक नहीं है। ये जो इनके पीछे लोग होते हैं, जो नामालूम लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं। नामालूम के कहने पे लोग वो ये बात जो है वो जुनैद अकबर ने की। उन्होंने कहा, कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि हमसे भी मादी में गलतियां हुई, लेकिन स्पीकर से कहेंगे कि सबको मिलकर पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है। अब मजबूत क्या बनाना है स्पीकर ने, अदाकारी फनकारी हो रही है। तो ये असल मामला था। कल इस पे जो है वो हल्की सी झड़प हुई, दो सवालात हुए। आज ये जो कार्रवाई है वो डाली गई है। अब लाजमी बात है कि इशारे किस तरफ जा रहे हैं। अब वो कैसे इसका जवाब आता है, अब वही आएगा कि यानी जमहूरियत आइन जब इस तरह पामाल होते हैं तो फिर ऐसा होता है। तो ये था सारा मामला। पीएससी के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हंगामा हुआ है और कुछ तलब कर लिए हैं आम लोग जो है उनको जुनैद अकबर ने। अच्छा, दूसरा, आज आर्मी चीफ साहब ने जो गुज़श्ता रोज ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिताब किया, वो खिताब लाजमी बात है, जब हम अल्फाज बयान कर रहे होते हैं तो अल्फाज वो माना नहीं देते जब आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही होती है कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त आप किस तरह का आपका लहजा था, किस अंदाज में आप जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो जो आर्मी चीफ साहब का लहजा है वो आज सामने आया और ये वीडियोस जो है वो वायरल हुई हैं। अब इसके अंदर जो है वो आर्मी चीफ ने 2-3 चीजें बयान की हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त चूंकि एक वो तबका है जो बिल्कुल टाउट कड़छा चमचा है, यानी उन्होंने चूंकि बात करनी नहीं है, वाह बल्ले बल्ले, ये हमेशा होता है भाई, ये गलतियां हमसे भी सरजद हुई हैं। तो वो एक बंदा बेशक कड़छा चमचा ना भी हो, एक राय होती है, बंदा समझ रहा होता है, तो वो वाह भाई वाह क्या बात है, अब तो मंजी ठोक दी है, अब फलां की जो है। अब इसमें कोई वादे ना तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारतन गुफ्तगू की गई है। अब आर्मी चीफ जो है उनकी इस गुफ्तगू के बाद इस पुरजोश खताब, बड़ा पुरजोश था, उसके अंदर कुरानी आयत भी उन्होंने पेश की और फिर उन्होंने बात पाकिस्तान की पाकिस्तान का दुश्मन कौन होता है, हार्ड स्टेट की तारीफ की उन्होंने, और ये सारी बातें। अब मैं 2-3 बातें जो है ना इसके अंदर आपके सामने रखना चाहता हूं जो आर्मी चीफ साहब ने की है। चूंकि इस पे अब बहस हो रही है तो हम थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, एक तो उन्होंने बात की है आर्मी चीफ ने कि सोशल मीडिया जो है ना,
میں آپ کو نا سناتا ہوں، یہ آپ صرف یہ سنیے گا، بڑی عام میں آگے آپ سے نا. sacrifice their sons for the sake of the country. Pakistan will not fall. آپ کے ملک کے سیکورٹی کے اداروں کو those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. اچھا یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا. اگلی بات بھی سن لیں. آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں, اس کو اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے. مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتفل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو, یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. دس از. اچھا, اس کے اندر آرمی چیف جو ہے انہوں نے ایک تو ذکر کیا ہے کہ جو پاکستان کے اداروں کو ملائن کرتا ہے وہ دشمنوں کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ ہے اداروں کو ملائن کرنا. اور اگر پاکستان کے اندر جیسے سوال کیا جائے کہ 8 فروری 2024 کو تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا اور وہ ووٹ پہ ڈاکہ کس نے ڈالا, یہ سوال کرنا اب یہ ایک ایکڈیمک بحث ہے کہ یہ بھی ملائن کرنا ہے یا یہ حقائق بیان کرنا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو فاسق خبر لے کر آتا ہے تحقیق کریں. قرآن مجید کی یہ آیت ہے, اس کا تو انکار کرنے والی کافر ہے. تحقیق کر لیا کرو, ہو سکتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہو. میرا اس پہ صرف ایک سوال ہے, یہ جو 9 مئی جو ہے نا 9 مئی, اس کے اندر جو آپ سمجھیں کہ یہ حملہ اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی تھی تو ان اداروں کی بلڈنگز کے سامنے جا کے احتجاج کرنے کا یہ اچانک ایک پروگرام, اس کو کہہ سکتے ہیں حملہ کرنا, آگ لگانا, اس کی کوئی منصوبہ بندی یا یہ سوچ اور فکر کے اندر نہیں تھی. کچھ لوگوں نے ہاتھ سے تجاوز کیا, وہ سمجھتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یعنی اس میں بندے انڈکٹ کیا گیا اور انہوں نے جا کے کر دیا. اچھا, میرا پھر بھی سوال ہے کہ 35,000 بندوں پر یہ 9 مئی کے مقدمات بنا کے کئی لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ کر دیا گیا. کیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اندر داخل ہو جائیں؟ یعنی کوئی ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے؟ میاں محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, جن کو کوئی مطلب ہے وہ کوئی مشاورت میں نظر نہیں آتے, ہزاروں لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو کوئی منڈی بہودین گجرات سرگودا میں تھا, وہ لاہور پنڈی اسلام آباد میں موجود نہیں تھا. ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ, لیکن اس کے تحت ہزاروں لوگوں کو مقدمات ان کے اوپر ڈال دیے گئے اور اب تک ڈالے جا رہے ہیں. کیا سورہ احزاب کی اس آیت کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوتا؟ کیا اس طرح کے ناجائز مقدمے بنانے والے فاسق نہیں ہوتے؟ یعنی یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا جو ہے نا وہ شیطانی میڈیا ہو گیا اور یہ بات جو ہے نا وہ فضول کر رہا ہے, تو لیکن کیا یہ آپ نے سچے مقدمے کیے؟ وہ بھائی ہمیں پتہ ہے جو ادھر گئے ہی نہیں, موجود ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, ان کو بھی ان مقدمات میں ڈالا. لہذا سورہ احزاب کا جو اطلاق ہے نا اس آیت کا, وہاں بھی ہونا چاہیے. پھر ہارڈ سٹیٹ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ اپنی انہوں نے تعریف کی ہے, اور تعریف یہ ہے کہ بھئی دیکھیں جہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں تو وہ ہارڈ سٹیٹ ہے. اگر اس کے خلاف جو ہے نا, یعنی قومی سلامتی اداروں میں بغاوت کو ہوا دینے والوں کو ملک کو دشمن قرار دیا. ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے, فرماتے ہیں کہ جس ملک میں تمام ادارے قانون کے مطابق کار کرے وہ ملک ہارڈ سٹیٹ ہوتا ہے. یعنی کمال ہے, ہارڈ سٹیٹ کی تعریف بھی تھی. کیا ملک قانون اور آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ یعنی 8 فروری کو پہلے
یعنی الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا جائے، پھر جو لوگ آئیں اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں ہڑپ کر لیں، پھر آپ یعنی وہ لوگ جو ہے نا وہ حکومت بنا کے جس حکومت پہ 17 سیٹوں والے یا 20 سیٹوں والوں کو حکومت پہ قابض کر کے الیکشن کمیشن، عدالت، سارا سسٹم جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور کوئی تھوڑی سی تنقید کر دے اس پہ پیکا اور فیکا لگا دے اور وہ برداشت نہ ہو، تو میرا خیال ہے یا تو قرآن مجید یہ اسلام کو کم از کم جو ہے نا وہ صرف دوسروں کے اوپر اپلائی کرنا اور آپ نے آپ کو نکال دینا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ یا تو آپ آیات قرآنی کم از کم، یہ مذہب اور دین کا معاملہ ہے، یہ تو نہ پڑھیں، یعنی اگر پڑھنی ہے تو پھر اس کا اطلاق صرف جو مخالفین ہیں ان پہ نہیں، سب پہ ہوگا، اور سب پہ ہو کے ذرا دیکھیں کہ کہاں آئین اور قانون کے مطابق پاکستان چل رہا ہے، لہذا یہ ہارڈ سٹیٹ ہے۔ کمال ہے بھائی یعنی اس پہ چلے ہارڈ سٹیٹ والا اگلا ویڈیو پہ ڈسکس کچھ کر لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔